So, good morning to all the students. Today I am starting the next chapter and the name of the next chapter is Political Regenuance. आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर को थोड़ा सा नाम चेंज किया गया है। उससे आज से पहले इस चैप्टर का नाम जो था वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था पे संकट क्या था उसको जो है वो अब डेमोक्रेटिक रीजेन्युएंस, लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, इसका नाम दे दिया गया है। तो इसमें देखते हैं जो बता रहा है अभी। सबसे पहला जो आपका टॉपिक जो है वो है आपातकाल की पृष्ठभूमि। आपातकाल की पृष्ठभूमि का मतलब है एमरजेंसी। आपको पता है कि देश के अंदर एमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी के टाइम में, तो हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। कहते हैं 1967 के बाद से भारतीय राजनीति में जो बदलाव आ रहे थे उनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इंदिरा गांधी एक कद्दावर नेता के रूप में उभरी थी, तो इंदिरा गांधी एक बहुत ही बड़े नेता के रूप में ही उनकी लोकप्रियता अपने चरम सीमा पर थी। और देखते हैं कि इस अवधि में न्यायपालिका और सरकार के आपसी रिश्तों में भी तनाव आए। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की कई पहलकदमियों को संविधान के विरुद्ध माना। कांग्रेस पार्टी का मानना था कि अदालत का रवैया गलत है, संसद की सर्वोच्चता के विरुद्ध है और यह भी आरोप लगाया कि अदालत एक यथास्थिति संस्था है, मतलब जो जैसी बनी हुई है अदालत एक ऐसी संस्था है और यह संस्था गरीबों को लाभ पहुंचाने वाले कल्याण कार्यक्रमों के लागू करने में की राह में रोड़े अटका रही है। मतलब पार्लियामेंट का उस समय इंदिरा गांधी के समय में ये मानना था या ये ब्लेम किया गया था कि संसद की कार्यवाही में जो जुडिशरी है वो किसी न किसी तरह से रोड़े अटका रही है और काम नहीं करने दिया जा रहा है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसीलिए इंदिरा गांधी और जो जुडिशरी थी इनके बीच में आपसी में गहरे मतभेद हो गए। दूसरी पार्टी जो नॉन कांग्रेस पार्टी थी उनके लीडर से तो पहले ही मतभेद थे और ज़्यादा ही मतभेद बढ़ गए। बात करते हैं आर्थिक संदर्भ में। इकोनॉमिक क्राइसिस, जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे, 1971 में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। ये बात 1971 की है जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। कह रहा 1971-72 के बाद सालों में भी देश की सामाजिक आर्थिक दशा में कोई खास सुधार नहीं हुआ। लगभग 80 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पार करके भारत आ गए थे। पूर्वी पाकिस्तान मीन्स जो बांग्लादेशी थे, क्योंकि आपको पता है कि 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तो बांग्लादेश से लगभग ये कहा जाता है कि उस समय में 80 लाख जो लोग थे वो बॉर्डर पार करके भारत में आ गए थे और पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता देना भी बंद कर दिया था। इस अवधि में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ गई, चीज़ों की कीमतें भी तेज़ी से बढ़ गई, क्योंकि तेल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो चीज़ों की कीमतों में अपने आप इजाफा हो जाता है। 1973 की चीज़ों की कीमतों में लगभग 23% जो थी 23% इजाफा हुआ, जो कि 1974 में बढ़कर 30% हुआ। औद्योगिक विकास की दर बहुत कम थी। अगर आपसे इसी चैप्टर से रिगार्डिंग ये पूछ लिया जाए भी 1971 में आने वाले क्राइसिस या संकटकालीन व्यवस्था में किस तरह से देश को क्या क्या हानि हुई, तो आप ये पॉइंट जो अंडरलाइन किए हुए लाइंस हैं इनको आप लिख सकते हो। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी और कर्मचारियों के वेतन तक को रोक लिया गया था और 1972-73 में मॉनसून भी असफल रहा था और लगभग खाद्यान्नों में जो थी वो 8% की कमी हो गई थी। इस तरह से पूरे देश में असंतोष का माहौल था। इस स्थिति में गैर कांग्रेसी पार्टियों ने बड़े कारगर तरीके से जन विरोध की अगुवाई की। मतलब अब जो नॉन कांग्रेसी पार्टीज थी उनको एक मौका मिल गया था, क्योंकि देश में हर तरफ से क्राइसिस थी। और चलिए आगे देखते हैं और क्या हुआ। प्रबल उमटे संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूहों की सक्रियता भी इस अवधि में बढ़ी। कुछ मार्क्सवादी लोगों का मानना था कि मौजूदा राजनीतिक प्रणाली को बदलकर, इस सारे सिस्टम को ही बदलकर नए सिस्टम को अडॉप्ट कर लेना चाहिए था। मार्क्सवादी, लेनिनवादी, जो कि अब माओवादी है और नक्सलवादी के नाम से भी जाने जाते हैं, ये पश्चिम बंगाल में और ज़्यादा सक्रिय होने शुरू हो गए थे। चलिए आगे पढ़ते हैं हम गुजरात और बिहार के आंदोलन। ये तो थी सिर्फ इसकी पृष्ठभूमि या इकोनॉमिक क्राइसिस। गुजरात और बिहार के मूवमेंट, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है भी गुजरात और बिहार के मूवमेंट के बारे में जो क्या मूवमेंट थे, तो कहता है भी गुजरात और बिहार दोनों में
राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी, मतलब उस समय बात चल रही है, तो इन दोनों में कांग्रेस की सरकारें थी। यहाँ के छात्र आंदोलन ने दोनों प्रदेशों की राजनीति पर गहरा असर डाला। वो क्या थे? कहते हैं 1974 में जनवरी में गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, मतलब खाने पीने, फूड के लिए खाद्यान्न, तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तु की बढ़ती हुई कीमत तथा उच्च पदों पर जारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। यानी कि करप्शन के खिलाफ, यानी कि उच्च पदों पर जो करप्ट लोग बैठे थे उनके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया। छात्र आंदोलन में बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी शरीक हो गई और इस आंदोलन ने विकराल रूप धारण कर लिया। ऐसे में गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, क्योंकि स्थिति कंट्रोल में नहीं थी, तो गुजरात के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। विपक्षी दलों ने राज्य की विधानसभा के लिए दोबारा चुनाव करवाने की मांग की। कांग्रेस ओ के प्रमुख नेता मोरारजी देसाई ने कहा कि अगर राज्य में नए सिरे से चुनाव नहीं करवाए गए तो मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। कहा जाए तो ये यहाँ इस जो आंदोलन को, गुजरात के आंदोलन में मोरारजी देसाई जो थे वो एक तरह से काफ़ी लीड कर रहे थे, और ये उन्हीं के नेतृत्व में जो था वो ये चुनाव भी करवाए गए और वो यहाँ मेन लीडर के रूप में भी थे। मोरारजी अपने कांग्रेस के दिनों में ही इंदिरा गांधी के मुख्य विरोधी रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कांग्रेस के विरोधी नेता के रूप में या इंदिरा गांधी के विरोधी नेता के रूप में पूछ लिया जाए तो एक ही नाम जो है वो मोरारजी देसाई का आएगा। विपक्षी दलों द्वारा समर्थित छात्र आंदोलन के गहरे दबाव में 1975 में जून में विधानसभा के चुनाव हुए और इस चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। 1974 की ही बात करें तो बात करते हैं यहाँ खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में भी छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया था, क्योंकि दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी और गैर कांग्रेसी लोग जो थे वो इस आंदोलनों में, या जो गैर कांग्रेसी सरकारें थी वो इस आंदोलनों को भड़काने में काम कर रही थी। यहाँ इस आंदोलन को लीड करने के लिए जयप्रकाश नारायण जी को बुलावा भेजा गया। जयप्रकाश नारायण उन दोनों पॉलिटिक्स को छोड़ चुके थे, राजनीति को छोड़ चुके थे और समाज कल्याण कार्यों में लगे हुए थे। छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा। जेपी ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन जो होगा वो अहिंसात्मक होगा, मतलब उसमें किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं होगी और अपने को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखेंगे। इस आंदोलन को पूरे राजनीतिक चरित्र के साथ उन्होंने देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी अपील करनी होगी। इस आंदोलन को लेकर जीवन के हर क्षेत्र के लोग अब आंदोलन से आ जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। अब यहाँ जयप्रकाश नारायण भी जो थे वो चाहते थे कि किसी तरह से बिहार के अंदर भी जो है वो दोबारा इलेक्शन या बाई इलेक्शन करवा दिए जाएं, और वो चाहते थे कि कांग्रेस सरकार को बर्खास्त किया जाए। उन्होंने अपने इस मूवमेंट को, अपने इस आंदोलन को जो था वो एक संपूर्ण क्रांति का नाम दिया था। उन्हीं के शब्दों में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती थी। संपूर्ण क्रांति के जरिए ही जो थी वो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती थी। बिहार की सरकार के खिलाफ लगातार घेराव, बंद और हड़ताल का एक सिलसिला चल पड़ा, लेकिन सरकार ने भी इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। आंदोलन का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ना शुरू हुआ। जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि यह आंदोलन देश के दूसरे हिस्सों में भी फैल जाए। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के साथ ही रेलवे के कर्मचारियों ने भी एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। अब यहाँ राष्ट्रव्यापी हड़ताल यानी कि पूरे देश के अंदर जो थी वो रेलवे की एक हड़ताल हो गई थी, और ये हड़ताल जो थी वो जॉर्ज फडणवीस जो नेता थे, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, याद रख लीजिएगा। जॉर्ज फडणवीस के टाइम में ये जो हड़ताल की गई थी, जो रेलवे की कर्मचारियों ने जो हड़ताल की थी, ये उन्हीं के नेतृत्व में की गई थी, जिससे कि रोजमर्रा के कामकाज जो थे वो ठप हो गए थे। जाने का खतरा पैदा हो गया। 1975 में जेपी ने जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया। संसद मार्च के नेतृत्व का मतलब है कि उन्होंने कहा भी अब संसद भवन को घेराव किया जाए। देश की राजधानी में अब इतनी बड़ी रैली आज तक नहीं हुई थी। जयप्रकाश नारायण को अब भारतीय जनसंघ, अंडरलाइन कर लीजिए प्लीज इसे, भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी, गैर कांग्रेसी दलों का समर्थन मिला। यानी कि ये सब पार्टी जो कि कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में थे, जो कि अगर हम ये कहें भी ये कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में थे, या हम कहें कि ये इंदिरा गांधी के ही इनडायरेक्टली इंदिरा गांधी के ही अगेंस्ट में थे। इन दलों में
जेपी को इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में पेश किया। अब सभी दलों ने जयप्रकाश नारायण को जो था वो इंदिरा गांधी का विकल्प चुन लिया। बहरहाल जेपी के विचारों और उनके द्वारा अपनाई गई जन प्रतिरोध की रणनीति की आलोचना हुई। अब कई जगहों पर जयप्रकाश नारायण द्वारा अडॉप्ट किए गए विचारों की भी कई जगह आलोचना होनी शुरू हो गई। गुजरात और बिहार दोनों राज्यों के आंदोलन को कांग्रेस विरोधी आंदोलन माना गया। कहा गया कि ये आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व के खिलाफ चलाए गए हैं। मतलब ये माना जा रहा था भी ये आंदोलन जो है वो इंदिरा गांधी के खिलाफ चलाए गए आंदोलन थे। इंदिरा गांधी का मानना था कि ये आंदोलन उनके प्रति व्यक्ति विरोध से प्रेरित है, यानी कि ये आंदोलन जो थे वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ना होकर इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में चलाए गए थे। चलिए कुछ आगे चलते हैं। बता रहा है न्यायपालिका से संघर्ष। अब आप देखेंगे कि यहाँ न्यायपालिका से भी संघर्ष का एक सिलसिला शुरू हो गया था। तो देखिए क्या कह रहे हैं, भी न्यायपालिका के साथ इस दौर में सरकार और शासक दलों के बीच गहरे मतभेद हुए, क्योंकि बहुत सारी याचिकाएं या बहुत सारी पिटीशन जो थी वो जुडिशरी से की गई। क्या आपको संसद और न्यायपालिका के बीच चले लंबे संघर्ष की चर्चा याद है? आओ उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कहता है इस क्रम में 3 संवैधानिक मसले उठे थे। 3 ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज थे वो इस समय सामने आए। पहला, क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? क्या हमें जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, क्या संसद को ये अधिकार है कि वो इन फंडामेंटल राइट्स को कम या ज़्यादा कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय का जवाब था कि संसद ऐसा नहीं कर सकती है। मतलब ये पिटीशन जब संसद में सर्वोच्च न्यायालय में, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जब इसके खिलाफ पिटीशन डाली गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो है वो कम कर सकती है। दूसरा, कि क्या संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में काट छांट कर सकती है? यानी कि जो हमें राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट्स दिया गया था, बाद में इसको आर्टिकल 76 के अंतर्गत इसको जो था वो हटा दिया गया था। 74 के तहत जो था इसको हटा दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। और तो ये दूसरा था भी, क्या संसद को इतने अधिकार है कि वो संपत्ति के अधिकार में काट छाट कर सकती है? इस मामले पर भी सर्वोच्च न्यायालय का यही कहना था कि संविधान में इस तरह का, संसद जो है वो संविधान में इस तरह का कोई संशोधन नहीं कर सकती है, अधिकारों की कटौती हो जाए। तीसरे, संसद ने यह कहते हुए संविधान में संशोधन किया था। आप जानते हैं संसद की बात हो रही है तो पार्लियामेंट की बात हो रही है। पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन हम उस अमेंडमेंट के खिलाफ जो है वो, अगर लगता है कि वो अमेंडमेंट लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए ठीक नहीं है, तो हम डायरेक्ट उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तीसरे, संसद ये कहते हुए कि संविधान में संशोधन किया कि वह नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावकारी बनाने के लिए, नीति निर्देशक सिद्धांत जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़, नीति निर्देशक सिद्धांत, वो तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं कहेंगे हम, तो जो ये नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावकारी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है। मतलब सरकार ये आर्ग्यूमेंट दे रही थी कि ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है जो हमने आयरलैंड से लिए हैं, इनको प्रभावकारी बनाने के लिए फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनको संशोधित किया जाए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को भी निरस्त कर दिया और इसे सरकार और न्यायपालिका के बीच में संबंधों में तनाव आ गया। ये सारा संकट जो था वो केशवानंद भारती के मशहूर मुकदमे के रूप में सामने आया। मतलब केशवानंद भारती के मुकदमे के फैसले के रूप में ये बातें सामने रखी गई कि संविधान की एक बुनियादी ढांचा है और संसद इन ढांचागत विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती। मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट थी, या सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी वर्डिक्ट दी, उसमें ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो एक स्टील फ्रेमवर्क है, और इस स्टील फ्रेमवर्क में जो मौजूदा गवर्नमेंट है या जो रूलिंग गवर्नमेंट है या जो पार्लियामेंट है वो इसके अंदर किसी भी तरह से संशोधन, अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। दो और बातों ने न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंधों में तनाव बढ़ाया। मतलब यहाँ जुडिशरी, दो कुछ ऐसी और भी बातें थी जिससे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में, दोनों में जो था वो तनाव बढ़ गया था। 1973 में केशवानंद भारती मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हुआ। मुख्य न्यायाधीश का पद का मतलब है भी सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस जो थे वो रिटायर हुए। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाने के लिए की परिपाटी चली आ रही है। ये कह रहा है भी जो भी सर्वोच्च न्यायालय के सबसे एल्डेस्ट या जो सबसे
बड़ी उम्र के जो भी जस्टिस होते हैं उसी को सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस जो है वो बनाए जाने का सिस्टम जो था वो चला आ रहा था। लेकिन 1973 में सरकार के 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके न्यायमूर्ति A.N. रे, कहने का मतलब है भी यहाँ मौजूदा सरकार या इंदिरा गांधी की सरकार ने जो 3 वरिष्ठ का मतलब जो 3 सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे, जिनमें से किसी एक को जज बनाया जाना था, उन्हें अनदेखा करके जो जस्टिस A.N. रे को चीफ जस्टिस जो था वो अपॉइंट कर दिया गया था। यह निर्णय राजनीतिक रूप से विवादास्पद बन गया। अब ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन बन गया क्योंकि सरकार ने जिन 3 न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अनदेखी इस मामले में की थी, उन्होंने सरकार के इस कदम के विरुद्ध फैसला कर दिया। ऐसे में संविधान की व्याख्या और राजनीतिक विचारधाराओं का बड़ी तेजी से घालमेल हुआ। जो लोग प्रधानमंत्री के नज़दीकी थे वे ऐसी प्रतिबद्ध न्यायपालिका तथा नौकरशाही की जरूरतों के बारे में बातें करने लगे जो विधायिका और न्यायपालिका की सोच के अनुकूल आचरण करें। मतलब अब ये माना जा रहा था भी अब जुडिशरी और एग्जीक्यूटरी या जुडिशरी जो है वो सरकार के प्रति वचनबद्ध हो, सरकार के प्रति सरकार को देखकर काम ले या अपने डिसीजन इस तरह से ले। इस संघर्ष का चरम बिंदु तब आया जब एक उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को भी अवैध घोषित कर दिया। लेकिन नया मोड़ तब आया जब एक इलेक्शन, इंदिरा गांधी के एक इलेक्शन को जो था वो पूरी तरह से निरस्त कर दिया ताकि लोगों का विश्वास जो है वो जुडिशरी से बना रहे। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में।